मैं आज जब तमिलनाडु आया हूं तो मैं कोयम्बटूर की धरती से देशवासियों को एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि पल भर के लिए 2 साल पुराने उन दिनों को जरा याद कर लीजिए। देश की क्या हालत बन गई थी। सुबह टीवी चालू करो, अखबार देखो तो हर दिन एक नया घोटाला, एक नया भ्रष्टाचार, स्कैम हो, स्कैंडल हो, न जाने अनगिनत ऐसी घटनाओं का दौर चल रहा था कि देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। यहां के नौजवान आशा खो चुके थे और देश का सामान्य मानवी सोच रहा था कि अब बद से बदतर होता जाएगा, परेशानियां बढ़ती जाएगी, जिंदगी में कुछ करने लायक बचेगा नहीं। ऐसा निराशा का माहौल 2 साल पहले हमें बराबर याद होगा। नहीं है तो जरा पुराने अखबार निकाल करके देख लीजिए, आपको सब चीजें याद आ जाएगी। आज 1.5 साल के भीतर भीतर दिल्ली में सरकार बनने के बाद पूरे देश में एक नया विश्वास पैदा हुआ है, नई आशा का संचार हुआ है और समाज के हर तबके के लोगों को, चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, चाहे पढ़ते हो या नौकरी खोजते हो, चाहे कारखाने में काम करते हो, चाहे खेत में काम करते हो, माताएं बहनें हो, घर में बुजुर्ग हो, हर किसी को ये विश्वास पैदा हुआ है कि अब ये देश आगे बढ़ के ही रहेगा, ये देश नई ऊंचाइयों को पार करके ही रहेगा। कुछ लोग बहुत परेशान हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। पहले तो तकलीफ ये हो गई कि ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया, और वो भी पूर्ण बहुमत से सरकार कैसे बना ली। 18 महीने हो गए, लेकिन ये लोग लोकतंत्र की भावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जनता जनार्दन के आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अपने पराजय को स्वीकार करने का मन नहीं बना पा रहे हैं और इसलिए उनको दिन रात ये सरकार चुभती है और उनके सपा शिलागारों को भी सरकार चुभती है। गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले, पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले, वंचितों के नाम पर राजनीति करने वाले इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि कोई गरीब मां का बेटा, कोई पिछड़ा, कोई वंचित ये इस देश की बागडोर संभाले, ये बात उनके गले नहीं उतर रही है, क्योंकि उनको तो गरीबों के नाम पर राजनीति करने के सिवाय कुछ करना नहीं है। पिछले 1.5 साल में एक भी स्कैंडल नहीं हुआ, एक भी स्कैम नहीं हुआ, कहीं ऐसी कोई आरोप नहीं लगे, तो इन लोगों को परेशानी है कि अब करे क्या इस मोदी का। और इसलिए लोकसभा के अंदर तो हम काम कर पाते हैं, हो हल्ले के बीच कर पाते हैं, विरोधों के बीच कर पाते हैं, लेकिन राज्यसभा में
ऐसे गुस्सा निकाल रहे हैं, ऐसे गुस्सा निकाल रहे हैं, मोदी तुझे दिखा देंगे, तू प्रधानमंत्री बन गए, अब देखते हैं तुम्हारा क्या होता है। ये क्या लोकतंत्र का तरीका है क्या? गरीबों की भलाई के निर्णय राज्यसभा में अटके पड़े हुए हैं। क्या ये नकारात्मकता, ये विरोधवाद, आपकी राजनीति कुछ भी हो, लेकिन कम से कम देश के गरीबों को बांध में मत लो। आपको हैरानी होगी, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तब मैंने कहा था कि इस देश में कानूनों का इतना जंगल खड़ा कर दिया है, कानूनों का इतना जंजाल खड़ा कर दिया है कि सामान्य मानवी, अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी, गांव का आदमी, वो बेचारे उस कानूनों में ऐसा फंसा रहता है कि जो जहां पहुंचना है वहां पहुंच भी नहीं पाता है। गरीबों के लिए तकलीफ पैदा करने वाले, मुश्किल पैदा करने वाले, कठिनाइयां पैदा करने वाले 1800 कानून मैंने ऐसे खोज के निकाला कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो कानून मुझे खत्म करने हैं। 700 कानून लोकसभा में पारित हो गया खत्म करने का, लेकिन राज्यसभा में वो खत्म नहीं करने दिया जाता है, राज्यसभा चलने नहीं दी जाती है। गरीब के हक को रोकने का पाप हो रहा है वहां पर। हमारे यहां जो मजदूर काम करता है, जिन फैक्ट्रियों में उसको बोनस मिलता है, वो बोनस देने के नियम इतना पुराने हैं, उसके मानदंड इतने पुराने हैं कि आज बेचारे गरीब मजदूर को बोनस में कुछ हाथ नहीं लगता है। बच्चों के लिए मिठाई तक खरीद नहीं कर पाता, इतना देता है। हमने तय किया कानून बदलेंगे और मजदूरों को ज्यादा बोनस मिले, उसका इनकम का स्टैंडर्ड भी बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा मजदूरों को इसका फायदा मिले। हमने लोकसभा में कानून पारित किया, लेकिन मजदूरों को बोनस देने वाला यह कानून राज्यसभा में अटक गया। मेरे मजदूरों के साथ ऐसा घोर अन्याय किया गया। कुछ लोगों ने तय किया है, हो सके उतना झूठ बोलो, जितने झूठे आरोप इस सरकार पर लगा सकते हैं लगाओ, बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, जहां जाओ वहां झूठ बोलो, हर बात पर झूठ बोलो। एक ऐसा अभियान चला दिया है देश के अलग अलग लोगों को गुमराह करने का, समाज में बिखराव पैदा करने का, समाज में भाई भाई के बीच में दीवार पैदा करने का एक बहुत ही सोची समझी चाल के तहत देश के टुकड़े टुकड़े करने का पाप कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता लोग देते हुए हैं और इसमें देश तोड़ने पर लगे हुए हैं। पहले किसानों को भड़काने के लिए कोशिश की गई। जब किसानों ने देखा कि एक के बाद एक निर्णय ये सरकार ऐसे कर रही है कि जिसके कारण किसानों का भला होने वाला है। 2014 में मेरी सरकार नई बनी थी, मुझे ढेर सारे मुख्यमंत्रियों की चिट्ठियां आती थी। कुछ मुख्यमंत्रियों की 2-2, 4-4, 5-5 चिट्ठियां आती थी और मैं नया प्रधानमंत्री बना था। और चिट्ठी किस बात की आती थी? मुख्यमंत्री मांग करते थे कि हमारे राज्य में किसानों को यूरिया चाहिए, भारत सरकार हमें यूरिया देने का प्रबंध करे। और मुख्यमंत्री गुस्सा व्यक्त करते थे भारत सरकार के प्रति। दूसरी तरफ यूरिया आता था तो काले बाजारी में बिकता था, यूरिया होता था तो कई राज्यों में किसानों को कतार लगानी पड़ती थी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता था। ये जब मैं प्रधानमंत्री बना उसके शुरुआत के दिनों में ये सारी पुरानी जो विरासत थी वो हमारे नसीब में आई थी। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये 2015 का वर्ष ऐसा गया, किसी मुख्यमंत्री को भारत सरकार को यूरिया मांगने के लिए चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी। इस देश में कहीं पर भी यूरिया लेने के लिए गए हुए किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। इस देश के किसी किसान को यूरिया काले बाजारी में खरीदना नहीं पड़ा, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली बार सबसे ज्यादा
यूरिया फर्टिलाइजर का उत्पादन ये 2015 में हुआ। गन्ना किसान, यहां पर भी गन्ना के किसान हैं अलग अगल बगल में। चीनी की मिलें गन्ना किसान को पैसे देते नहीं। देश भर में गन्ना किसान के पैसे बकाया है। चीनी का उत्पादन ज्यादा हो गया, दुनिया के बाजार में चीनी को लेने वाला नहीं है, चीनी का दाम गिर गया, फैक्ट्री वाले किसान को पैसे नहीं दे रहे। ये दृश्य कई वर्षों से ये विष चक्र चलता रहा है। गन्ना किसान अपने पैसों के लिए बेचारा तरसता रहता है। इतना ही नहीं, इन गन्ना किसानों की मदद करने के लिए भारत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, लेकिन हमने तय किया कि हम चीनी मालिकों को ये पैसे नहीं देंगे। हम जनधन अकाउंट में किसान के खाते में सीधे पैसा जमा करवाएंगे और आज देश में पहली बार किसानों को डायरेक्ट पैसे देने की हमने व्यवस्था करवाई। इतना ही नहीं, हमें एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया। हमने रॉ शुगर के लिए नए नियम बनाए। हमने इंपोर्ट के ऊपर कड़क प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की। इन सब का परिणाम यह आया कि आज हम किसान को मदद कर सके इस स्थिति में पहुंच गए। सबसे बड़ा निर्णय किया बायोफ्यूल का, इथेनॉल बनाने का निर्णय किया और वो पेट्रोल के अंदर डीजल में मिक्स करने की दिशा में आगे बढ़े और आज शुगर फैक्ट्रियों में से इथेनॉल बनता है। उसके कारण जो किसान बेचारा शुगर केन पैदा करता था, उसको जो कठिनाई होती थी, उसको मुक्ति मिल जाए, ऐसा एक लंबे अरसे को फायदा होने वाला इस सरकार ने निर्णय किया। इस देश में पल्सीज, दाल वगैरह, उसकी खेती किसान कम कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा गेहूं और चावल तक जाता था, क्योंकि एमएसपी में उसको पैसा मिलना तय होता था। देश को दाल की जरूरत थी, पल्सीज की जरूरत थी। गरीब आदमी को खाने के लिए दाल चाहिए। अगर उसके शरीर में प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए दाल खाना जरूरी है। सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया, गरीबों के लिए किया, किसानों के लिए किया कि अब पल्सीज में भी एमएसपी रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी। इतना ही नहीं, उसको परचेज करने का काम सरकार ने किया और इसके कारण पहली बार देश का किसान अब पल्सीज की खेती में आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में देश को जिस प्रकार के पल्सीज की जरूरत है, उस पल्सीज की रिक्वायरमेंट मेरे देश का किसान पूरी करने के लिए तैयारी कर रहा है। पहले कोई प्राकृतिक आपदा होती थी तो किसान को मुआवजा मिलने में दिक्कत होती थी। नियम इतने पुराने थे कि किसान के हाथ कुछ लगता नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद प्राकृतिक आपदा में किसानों को मदद करने के सारे नियम बदला दिए और पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने दिल्ली में बैठी हुई सरकार की तारीफ की कि प्राकृतिक संपदा में अब टिकने की ताकत हमको सरकार ने दी है। अब मुसीबतों से जल लड़ने के लिए हम तैयार हो गए। हमारे देश का किसान क्रॉप इंश्योरेंस में कभी जुड़ना नहीं चाहता था। इतनी सरकारें आई, इतने क्रॉप इंश्योरेंस की योजनाएं आई, 20% से ज्यादा देश का किसान क्रॉप इंश्योरेंस नहीं करवाता था, क्योंकि इंश्योरेंस के नियमों में गड़बड़े थी। किसान को पैसा बहुत देना पड़ता था। हमने इस बार इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि किसान सिर्फ 2%, 1.5% में अपना इंश्योरेंस ले सकता है। और मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी बात सुनते हैं, किसानों की मदद करने के लिए, किसानों को इंश्योरेंस देने के लिए प्रेरित कीजिए। उसकी जिंदगी में कभी कोई संकट आएगा तो सरकार उसके साथ पूरी तरह खड़ी रहेगी। 8 साल में जो किसानों को नहीं मिला था, वो 16 महीने के भीतर भीतर किसानों को मिल गया और उसके कारण कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। उनको लग रहा है ये मोदी का क्या करे, ये तो किसानों की सेवा में लग गया, इसके कारण उनको नींद नहीं आती है। अब उन्होंने पिछले दिनों हमने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई।
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का हमने गौरव गान किया। पहली बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के हमने सिक्के निकाले, पोस्टल स्टैम्प निकाला, पार्लियामेंट में 2 दिन के लिए संविधान और बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती पर डिबेट की। लंदन के बाबा साहब आम्बेडकर जहां पढ़ते थे वो मकान सरकार ने लिया, स्मारक बनाया। मुंबई में इंदु मिल, जहां बाबा साहब ने श्वास छोड़ी थी, अंतिम क्रिया हुई थी, उस चैत्य भूमि को बनाने के लिए इंदु मिल हमने बाबा साहब आम्बेडकर के स्मृति में दे दी। हमने दिल्ली में बाबा साहब आम्बेडकर के लिए 2 भव्य स्मारक बनाने की दिशा में कदम उठाए। बाबा साहब आम्बेडकर जिनको पूरी तरह भुला दिया गया था, बाबा साहब आम्बेडकर जिनके विचारों को दबोच दिया गया था, उस बाबा साहब आम्बेडकर के लिए एक के बाद एक हम जब काम करने लगे, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए काम करने लगे, तो ये भड़क गए। उनको लगता था ये तो हमारा ठेका था, ये तो हमारे वोट है। अब मोदी बाबा साहब आम्बेडकर की पूजा करने लग गया है। मोदी बाबा साहब आम्बेडकर के 125 साल मना रहा है। मोदी बाबा साहब आम्बेडकर के सिक्के निकाल रहा है। मोदी बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर पार्लियामेंट चला रहा है, चर्चाएं कर रहा है। अब मोदी से दलितों को जाने से रोकना पड़ेगा, दलितों को पीछे लेना पड़ेगा, और इसलिए दलितों के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है, लोगों के आंख में धूल झोंकी जा रही है, और मेरे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित भाइयों को भड़काने का पाप किया जा रहा है। दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, उनको भड़काने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है कि मोदी रिजर्वेशन खत्म कर देने वाला है। ऐसे झूठ फैलाने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हमारे तत्व ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। शरीर कितना मजबूत क्यों ना हो, ऊंचाई अच्छी हो, वजन अच्छा हो, जेब में पैसे भरपूर हो, सब कुछ हो, खाना बढ़िया खाता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर एक हाथ दुर्बल हो तो उस शरीर को कभी स्वस्थ नहीं कहा जाता। एक आंख अगर दुर्बल हो तो शरीर को भी स्वस्थ नहीं कहा जाता। संपूर्ण भारत माता तब स्वस्थ होती है जब मेरे 125 करोड़ देशवासी स्वस्थ होते हैं, मेरे दलित ताकतवर होते हैं, मेरे पीड़ित ताकतवर होते हैं, मेरे वंचित ताकतवर होते हैं। समाज का दबा हुआ वर्ग 60 साल से जो विकास की प्रतीक्षा कर रहा है, उसको अगर अवसर नहीं मिलेगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए हमारा प्राथमिकता है गरीबों का भला, दलितों का भला, वंचितों का भला, शोषितों का भला, इसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। जो लोग आरक्षण के नाम पर झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए समाज को बहका रहे हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लीजिए। जब तक बाबा साहब आम्बेडकर का नाम रहेगा, इस देश में कोई किसी की अनामत नहीं हटा सकता, कोई रिजर्वेशन नहीं हटा सकता। बाबा साहब आम्बेडकर की अमरता से जुड़ा हुआ है और इस पर कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ना है तो देश में एकता चाहिए, सद्भावना चाहिए, शांति चाहिए। यही राजमार्ग है जो विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए इसकी पहली शर्त होता है। आज दुनिया के कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो, IMF का रिपोर्ट हो, क्रेडिट एजेंसीज का रिपोर्ट हो, सारी दुनिया एक स्वर से कह रही है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है
उसमें अगर कोई तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है, जिसका जीडीपी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो वो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। मेरे प्यारों, हिंदुस्तान। मेरे नौजवान मित्रों, इस देश का सौभाग्य है कि आज हमारे देश में 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। हमारा देश जवान है, हमारे जवानों के सपने भी जवान हैं, और इसलिए देश की दौड़ने की ताकत भी जवानों जैसी है। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। मेक इन इंडिया का अभियान इसलिए चलाया है ताकि हिंदुस्तान में पूंजी आए, कारखाने लगे और मेरे नौजवानों को रोजगार मिले, और उस दिशा में बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी होती है कि पिछले दिनों मेरे पास जानकारी आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 39% इजाफा हुआ, 39% इंक्रीज हुआ है। देश में जब भी इकोनॉमी की बात होती है तो दो ही विषयों की चर्चा होती है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। मैंने उससे एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। यह देश प्राइवेट सेक्टर अपना काम करेंगे, पब्लिक सेक्टर अपना काम करेंगे। देश की ताकत तो पर्सनल सेक्टर में है, और मेरी सरकार पर्सनल सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है। एक एक व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहती है। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने, ऐसे नौजवान मैं करना चाहता हूं तैयार। और इसलिए सरकार ने मुद्रा योजना चालू की है। पहले हमने जन धन अकाउंट खोले, अब मुद्रा योजना चालू की है। उस मुद्रा योजना के तहत सामान्य मानवी, सब्जी बेचने वाला हो, कपड़ों की इस्त्री करने वाला धोबी हो, बाल काटने वाला नाई हो, अखबार बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, पकोड़े बेचने वाला हो, सामान्य मानवी, उनको पैसे चाहिए, पैसे मिलते नहीं है, साहूकार ब्याज लेता है और उनकी जिंदगी में कभी अच्छे दिन नहीं आते हैं। भाइयों बहनों, मुद्रा योजना के तहत हमने ऐसे गरीबों को किसी भी प्रकार की गारंटी के बिना रुपये देना शुरू कर दिया, और उसका परिणाम ये आया, 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पैसा मिला। 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मिला, और वे अपने पैरों पर खड़े हुए खुद को तो पेट भरते हैं, और भी 2-3 लोगों को काम पे लगा के उनका भी पेट भरना शुरू किया है। इतना ही नहीं, देश के नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए अलग स्किल डिपार्टमेंट बनाया, स्किल डेवलपमेंट के लिए अभियान चलाया। दुनिया के जिन देशों में स्किल डेवलपमेंट में ताकत है, उनको भी जोड़ने का प्रयास किया। देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों के हाथ में स्किल देना, हुनर देना, उसका एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, ताकि कभी इस नौजवान को रोजगार के लिए तड़पना न पड़े। उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में अगर पहचान नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, कोई जानकार नहीं है, कोई दलाल नहीं है, कोई करप्शन के पैसे नहीं है, तो नौजवान इंटरव्यू में फेल हो जाते थे, उनको नौकरी नहीं मिलती थी। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय किया, तीसरे और चौथे वर्ग के कर्मचारियों की कोई इंटरव्यू नहीं होगा, उसके एग्जाम के मेरिट के आधार पर उसको नौकरी दे दी जाएगी। भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया, भ्रष्टाचार भी गया, और हमारे नौजवानों को किसी के पीछे पीछे जो लगना पड़ता था और अपने रुपये जाते थे, सम्मान जाता था, उनको बचाने का एक बहुत बड़ा काम इस निर्णय से हमने कर दिया। हमने एक अभियान चलाया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। हमारे देश के नौजवानों के पास बुद्धि है, क्षमता है, वे अपने पैरों पर नई चीज करने को तैयार है, और इन दिनों भारत में वो ताकत है, वो दुनिया का स्टार्टअप कैपिटल बन सकता है। हमारे नौजवान हिम्मत के साथ नए प्रयोग करने के लिए तैयार है, इनोवेशन करने के लिए तैयार है, नए तरीके ढूंढने के लिए तैयार है, और इन दिनों
जीवन के हर क्षेत्र में इनोवेशन करके नौजवान नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और बड़े बड़े सपने लेकर के सही दिशा में मजबूत कदम रख रहे हैं। मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, भारत की जो युवा शक्ति है उसके लिए नए नए अवसर पैदा करना, उनकी शक्ति को लेकर के देश को आगे बढ़ाना, चाहे देश का किसान हो, चाहे का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमारी खेती हो, हमारा पशुधन हो, हमारे नौजवान हो, सबको साथ लेकर के एक नई ताकत के साथ भारत आगे बढ़ना चाहता है, आपके सपनों को पूरा करना चाहता है और हमारी तरफ से मेहनत करने में कोई कमी नहीं रहती, दिन रात लगे रहते हैं। ये देश को आगे ले जाने के लिए मुझे आपका साथ और सहकार चाहिए। मैंने तो बहुत थोड़ी चीजें बताई हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल में कोई एक दिन ऐसा नहीं गया कि कोई न कोई अच्छा काम न किया हो, कोई अच्छा इनिशिएटिव न लिया हो। सारी बातें मैं बताऊं तो मुझे महीनों तक तमिलनाडु में रह करके बताने के लिए बैठना पड़ेगा। इतने सारे काम करने का हमें सौभाग्य मिला है। मैं फिर एक बार आपके समर्थन के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अब 30वां मेला ये चल रहा है अपना, और जहां तक मुझे पिछले मेलों का ध्यान में है, हर वर्ष उत्तरोत्तर मेला प्रगति की ओर होता है, उसमें संख्या बढ़ती है। इस बार भी मेला, और विशेष तौर पर इस बार ये बात है कि पहले 40 एकड़ का मेला होता था, इस बार इसमें 16 एकड़ जमीन और मिलाई गई है, 56 एकड़ में विस्तार किया गया इसका। इसलिए इस मेले को मैं समझता